नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज जन्म कुंडली के नवम भाव पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, एक लंबे अरसे के बाद जन्म कुंडली के नवम भाव पर चर्चा करने के लिए, विशेषकर बोर्ड पर, मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ऐसा नहीं है कि बीते दिनों में नवम भाव पर हमने चर्चा न की हो, परंतु बोर्ड पर तो बिल्कुल ही नहीं की है। क्या है आज विशेष, आइए जान लेते हैं। दर्शकों, जन्म कुंडली का नवम भाव आप जानते हैं, यह धर्म का भाव है, यह भाग्य का भाव है। नवम भाव के बारे में जितने भी सूत्र हैं वो लगभग आप जानते हैं। जन्म कुंडली का नवम भाव ऐसा है कि इसमें कोई भी ग्रह बुरा फल नहीं देता। सूर्य से लेकर केतु पर्यंत हर ग्रह यहां पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभाव ही देता है। सूर्य और देवगुरु बृहस्पति इस भाव के मुख्य कारक ग्रह हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का नवम भाव अपने आप में कितना अद्भुत है, इसे ऐसे समझ लीजिए कि इस भाव के स्वामी कुंडली के जिस किसी भाव में जाकर के बैठेंगे, उस भाव को भी भाग्य के समान प्रभाव देने वाला बना देंगे। विशेष करके जब जन्म कुंडली में नवम भाव का स्वामी लग्न में जाकर के बैठे तो ऐसा जातक जन्मजात भाग्यवान होता है। धन भाव में बैठे तो ऐसे जातक के जीवन काल में धन की कमी नहीं होती, और वहीं नवम पति यदि चतुर्थ में जाकर के बैठ जाएं तो जातक के जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन, हर तरह का सुख उसको प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, नवम पति का पंचम में होना कोई श्रेष्ठ नहीं माना गया, लेकिन साधना के दृष्टिकोण से, मंत्र सिद्धि के दृष्टिकोण से यह बहुत बढ़िया माना गया है। जन्म कुंडली में नवम पति यदि पंचम में जाकर के बैठे हों तो ऐसा जातक साधक होता है, उसे गुरु कृपा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में किसी न किसी मंत्र की साधना अवश्य करता है, और अगर वो साधना करे तो उसे सिद्धि भी शीघ्र मिल जाती है। जन्म कुंडली के सप्तम में नवम पति का होना इस बात की सूचना है कि जातक विवाह के उपरांत व्यापार करके अपने संपूर्ण भाग्य को पा सकेगा। नवम पति नवम में हो तो आप जानते ही हैं, जातक महाभाग्यवान बनेगा, भाग्यवान बनेगा। नवम पति दशम में हो तो भी जातक अत्यंत भाग्यवान होता है। यह धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण हो जाता है। तो ही नवम पति का लाभ में होना महाधनी योग। अब बचे जन्म कुंडली के चार भाव, 12वां, तीसरा, छठवां और 8वां। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव के बारे में मैंने पूर्व में भी आपसे चर्चा की हुई है कि जन्म कुंडली के 12वें में यदि भाग्यपति हों तो ऐसे जातक को पहले तो अपने जीवन काल में कोई भी कार्य बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी कार्य वो प्रारंभ करे उसे पूर्ण करे, बीच में कभी न छोड़े। उससे भी ज्यादा जरूरी मैं एक और पॉइंट हमेशा कहा करता हूं कि जब नवम पति कुंडली के 12वें में हो तो ऐसा जातक जीवन काल में धर्म से जुड़ा रहे, यानी उसके कार्य में धर्म का कहीं ना कहीं समावेश होना चाहिए, या उसके आय का कुछ हिस्सा सदैव दान के रूप में दशांश जाना चाहिए। तो उससे उसके जीवन काल में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। नवम पति का तृतीय में होना बहुत श्रेष्ठ है, उसमें कोई चिंता की बात ही नहीं। जातक के पुरुषार्थ से उसका भाग्योदय होता है, और ऐसा जातक पुरुषार्थी होता है। मैं आपको बता दूं कि नवम पति यदि षष्ठ में हो तो मैंने कहा था ऐसे जातक को जीवन काल में रिस्क लेना चाहिए, जोखिम उठाना चाहिए। ऐसे जातकों के शत्रु भी उनका पहले तो सम्मान करते हैं, और ऐसा जातक शत्रुओं के साथ भी घुल मिलकर के लाभ उठा लेता है। नवम पति के अष्टम में होने का भी फल बहुत अच्छा ही माना गया है, आयु वर्धक है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव साधनाओं से भी संबंधित है, गुप्त साधनाओं से संबंधित है। नवम पति जब अष्टम में बैठते हैं और ऐसा जातक यदि कोई गुप्त साधना इत्यादि करे, कोई ऐसे उसको गुरु की प्राप्ति हो जाए जो साधना के बारे में उसको बताए, गुप्त साधना ऐसा जातक करे, किसी न किसी तरह की साधना करे, तो वो बहुत अच्छा है। प्रिय दर्शकों, इतनी बातें आप पूर्व में भी आपने सुन रखी हैं, आप जानते हैं। आज विशेष क्या है? प्रिय दर्शकों,
पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, क्योंकि आज के इस सूत्र को कुंडली खोल करके ही आप समझ सकेंगे। अब जरा देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी कहां बैठा हुआ है। पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली के नवम भाव को देखिए, फिर इसके बाद देखिए कि भाग्य भाव के स्वामी कहां बैठे हैं, और फिर इसके बाद देखिए कि सूर्य और गुरु आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में बैठे हैं। अब गौर करिए, हमारे पास 3 ग्रह दिखाई पड़ रहे हैं। हमें संभव है कि भाग्येश भाग्य भाव में भी बैठे हो सकते हैं आपके, पर मैं मूलतः एक साधारण दृष्टिकोण से समझाता हूं। हमें 3 ग्रह दिखाई पड़ रहे हैं। पहला भाग्येश, दूसरा सूर्य, ये भाग्य कारक है, तीसरा देव गुरु बृहस्पति, ये भी भाग्य भाव के कारक हैं। अब हमें 3 ग्रह प्राप्त हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली में जहां भाग्येश बैठे हों, अब पहले देखिए आपके भाग्येश कहां बैठे हैं। जहां भाग्येश बैठे हों वहां से 9 घर आगे गिनिए। मान लिया जाए कि आपकी जन्म कुंडली में भाग्य के स्वामी लग्न में बैठे हैं, अब यहां तो विचारणीय ही नहीं रह जाएगा। जब लग्नपति नवम में बैठे हों तो आप जन्मजात ही महाभाग्यवान हो गए, इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। फिर भी चलिए, जन्म भाग्यपति जाकर के लग्न में बैठे हैं, अब यहां से 9 घर आप आगे गिनेंगे। मैंने क्या सूत्र कहा कि जहां भाग्यपति बैठे हैं वहां से 9 घर आगे गिनिए। तो मैंने लग्न में अगर कहा तब तो सीधा सीधा है कि भाग्यपति बड़ी मजबूत स्थिति में हो जाएंगे, तो सूत्र समझना ही है कि बहुत अच्छा है। भाग्यपति जिस किसी भाव में बैठे हैं वहां से 9 घर आगे गिनने पर जो भी भाव आ रहा है, उस भाव के स्वामी यदि कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं, नौमांश में नीच के नहीं है, ये आपके भाग्य को और प्रबल करता है। ध्यान से समझिएगा, भाग्येश तो एक ही है, भाग्यपति। अब ये जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, जन्म कुंडली में किसी भी भाव के प्रभाव को समझना है तो हम कौन सा सूत्र इस्तेमाल करते हैं? भाव, भावपति और भावकारक। ये सूत्र हर जगह लागू होता है। तो भावपति तो एक ही हुआ आपका भाग्येश। अब वो जहां बैठा है वहां से 9 घर आगे आपने गिना, उसका स्वामी कुंडली में यदि मजबूत स्थिति में है, केंद्र अथवा त्रिकोण में, नौमांश में नीच इत्यादि का नहीं हुआ, तो ये आपके भाग्य में प्रबल सहयोगी होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, ठीक यही विधि आप सूर्य के साथ अपनाइए। सूर्य जहां आपकी कुंडली में बैठे हैं वहां से 9 घर आगे जाइए और उसके स्वामी जहां बैठे हों, ये मेष लग्न की कुंडली है इसलिए आपको वही भाव दिखाई पड़ जा रहा है। मैंने लिख दिया है सूर्य को यहां पर। अब मान लिया जाए सूर्य यहां पर बैठे होते, तो सूर्य से जब आप 9 घर आते तो यहां पर आते, तो आपको बुध को देखना था कि बुध कहां पर बैठे हैं। जैसे एक सारी चीजों का अगर मैं मुझे उदाहरण देना हो तो मान लिया जाए ये मेष लग्न, ये काल पुरुष की कुंडली है इसलिए मैंने इसको बना रखा है। अब चूंकि यहां सूर्य और गुरु को ही नवम भाव में बैठा दिया है मैंने, मान लिया जाए कि हम इसी कुंडली को थोड़ा अलग तरीके से देख लेते हैं। मीन लग्न की कुंडली आप ले लीजिए, या भाग्येश मंगल को मान लीजिए। अब जहां भाग्येश बैठे हैं, सपोज करिए भाग्येश आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अष्टम से आपको 9 घर आगे जाना है, तो चंद्रमा आएंगे। भाग्येश यदि अष्टम में बैठे हैं तो 9 घर आप आगे जाएंगे तो चंद्रमा की राशि आई। चंद्रमा को आप देखिए, सूर्य जहां बैठे हैं, अब मान लीजिए सूर्य कुंडली के दशम में बैठे हैं, तो यहां से 9 घर आगे आइए तो बुध आए। गुरु जहां बैठे हैं वहां से 9 घर आगे जाइए, तो चलिए गुरु मान लीजिए कुंडली के लाभ में बैठे हैं, तो वहां से 9 घर जब आप आगे जाते हैं तो शनि दिखाई पड़ रहे हैं, और शनि से यहां से अगर आप देखें तो गुरु शनि की राशि में मान लीजिए बैठे हुए, यहां से 9 घर आगे तो 7, 8, 9 शुक्र आए। आपके पास 3 ग्रह मिले। इस सूत्र को जब मैंने समझाया तो आपकी कुंडली में अलग हो सकता है, चंद्रमा, बुध और शुक्र। अब अगर ये तीनों के तीनों ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हैं, केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हैं, इन पर शुभ ग्रह की भी अगर दृष्टि पड़ जा रही हो और अच्छा हो जाएगा। या आपकी कुंडली के नौमांश में देखने से पता चल रहा है कि नौमांश में भी इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, नौमांश में नीच के नहीं है, पाप ग्रह इत्यादि से दृष्ट नहीं है, तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातक का भाग्य उससे सदैव आगे आगे दौड़ता रहता है। ऐसे जातक का भाग्य उसका सदैव साथ देता है और भाग्य के सहारे उसके सभी काम आजीवन बनते रहते हैं। तो आशा करता हूं इस सूत्र को अभी आप आजमाइए। अब एक प्रश्न खड़ा होता है, ये एक सूत्र आपने समझ लिया, अब एक प्रश्न खड़ा होता है, जिनकी कुंडली में मान लीजिए भाग्येश भाग्य भाव में ही बैठे हैं, तो जरूरत ही नहीं पड़ती है कि हमें इतना गहराई से जाकर के विचार करना है। मान लीजिए भाग्येश लग्न में बैठे हैं, जरूरत ही नहीं है। भाग्येश दशम में बैठे हैं, बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी बहुत मजबूत स्थिति है।
लेकिन इस सूत्र से बाकी के ग्रह अगर आपको और मजबूत अच्छी स्थिति में मिल जाते हैं तो ये इस बात की सूचना है कि भाग्येश बेहद प्रबल स्थिति का है और ऐसा जातक अपने भाग्य के सहारे अपने जीवन काल में हर वो चीज हासिल करेगा जो उसको चाहिए, या एक सामान्य शब्दों में कहूं तो उसका भाग्य उससे सदैव आगे आगे दौड़ता रहता है। तो आशा करता हूं आज का सूत्र आपने समझा ही नहीं होगा, वरन अपनी जन्म कुंडली पर भी आजमा लिया होगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के मर्मज्ञ तो यह भी कहते हैं कि इसको आप और भी दो तरीकों से समझ सकते हैं। इस सूत्र को अपने नौमांश और अपने चंद्र कुंडली के आधार पर, यानी चंद्रमा को लग्न में बिठाकर के भी इस सूत्र को आपको समझना चाहिए कि वहां से नवम घर का स्वामी कौन बनता है, उसके आधार पर नौमांश में नौवें घर के आधार पर, और वहां भी सूर्य गुरु। बाकी सूर्य गुरु हमेशा दोनों ही कुंडलियों में एक ही समान रहेंगे, लेकिन चंद्र कुंडली और नौमांश कुंडली में लग्न बदल जाएगा। चंद्र कुंडली में चंद्रमा लग्न में हो जाएंगे और नौमांश कुंडली का जो भी लग्न होगा, तो उसके आधार पर भी आप इस सूत्र को अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं। अगर ये तीनों ग्रह आपको मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं तो ये इस बात की सूचना है कि आपको आपके भाग्य का सपोर्ट अवश्य मिल रहा है, या मिलेगा, या मिल ही रहा है। अगर बली है तो मिल ही रहा है। तो आशा करता हूं आज के सूत्र को आपने भली भांति समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।